भारत की कार्रवाई से दुनिया भर में पिटने के बाद पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने सेना से लगाई गुहार। आतंकियों को खत्म करो, नहीं तो पूरे विश्व में पड़ जाएंगे हम अलग थलग। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब उठने लगी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज। विरोध प्रदर्शनों में कहा, आतंकी कैंपों ने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी। हंदवाड़ा में सतर्क सेना ने किया बड़े आतंकी हमले को नाकाम। 3 आतंकियों को मार गिराया। हथियारों के जखीरे के साथ खाने पीने का सामान और दवाइयां भी हुई बरामद। लंबे वक्त तक दहलाने की साजिश को अंजाम देने आए थे आतंकी। सोशल मीडिया पर भी चीनी सामान के बहिष्कार की एपीएन की मुहिम पकड़ रही है जोर। जगह जगह लोग कर रहे हैं चीन में बने सामान का विरोध। मुंबई के स्कूल में बच्चों ने चीन में बनी चॉकलेट्स का किया बहिष्कार। सुरक्षित उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के दावे को लगा बड़ा झटका। बाहुबली अफजाल और मुख्तार के कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में हुआ विलय। शिवपाल यादव ने किया ऐलान, कहा नेताजी और अखिलेश की सलाह से हो रहे हैं सारे फैसले। पार्टी संगठन में भी टीम अखिलेश का हुआ सफाया। बीसीसीआई पर सुप्रीम कोर्ट ने अख्तियार किया सख्त रुख, कहा बिना किसी शर्त लागू करें लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें, नहीं तो होगी कार्रवाई। कल आ सकता है फैसला। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं राजश्री आपके सामने। देश की सबसे बड़ी 5 खबरों का विश्लेषण करेंगे हम इस कार्यक्रम में और परत दर परत आपको ये साफ करेंगे आपके सामने कि कश्मीर में सेना के कैंप पर एक के बाद एक पाक समर्थित आतंकियों के हमले के पीछे का मकसद आखिर क्या है और क्या पाकिस्तान नवाज शरीफ के हाथों में है या सेना के हाथों में, ये भी हम आपको बताएंगे। उरी, बारामूला और अब हंदवाड़ा, आखिर क्यों नहीं बाज आ रहा है पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से, ये हम आपको साफ करेंगे और खासकर पाकिस्तान की स्थिति क्या है ये हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये भी हम बताएंगे कि पाकिस्तान के धनी नेता आखिर कितने धनी हैं और साथ ही ये भी कि पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की आवाजें क्यों उठ रही हैं। भारत की बात करेंगे और भारत में सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल की किसान यात्रा का मकसद और क्यों अपनी यात्रा के दौरान राहुल 14 मंदिरों में, 3 मस्जिदों में, 6 दरगाह और 3 गुरुद्वारे और 1 गिरजाघर पहुंचे और क्या वाकई ये खाट सभा दरअसल तीर्थ यात्रा थी या इससे कुछ फायदा हुआ, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बीसीसीआई के खिलाफ सख्त हो गया है सुप्रीम कोर्ट, आखिर क्यों और क्या चाहता है सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई से, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-18 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसके क्या फायदे होंगे, भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे देश की बात में। तो चलिए हमारी खास पेशकश के सफर हम शुरू करते हैं और साथ ये भी आपको याद दिला दें कि जो APN की खास मुहिम है नो टू चाइना, इसके बारे में आज क्या कुछ नया है और किस तरह से बच्चे चाइनीज चॉकलेट से अब नाना कह रहे हैं, ये हम आपको जरूर दिखाएंगे क्योंकि देश के लोग देश के लिए अब खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। और देश की बात में सबसे पहले कश्मीर की बात। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान भारत से बदला लेने के हर संभव कोशिश में लगा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत से सीधे टकराने का मादा दरअसल है ही नहीं। लिहाजा वो आतंकियों की आड़ में भारत में किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के फिराक में लगातार है। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान और खासकर आतंकी किसी भी सूरत में भारत से बदला लेना चाहते हैं और इसीलिए शायद वो लगातार भारतीय सेना के कैंपों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी आतंकियों ने हंदवाड़ा के लंगेट में 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि
पहले से ही सजग और सतर्क हमारे जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। कैंप पर हमला करने आए आतंकी सैनिक के वर्दी में थे और पाकिस्तानी सेना के वर्दी में वो वहां तक पहुंचे थे और जो सामान मिला उसमें सभी कुछ मेड इन पाकिस्तान था। चैलेंज करते ही इन तीनों टेररिस्ट ने भारी तादाद में हमारे जो सेंट्री पोस्ट थे उनके ऊपर और हमारे जो जवानों के लिविंग शेल्टर है जिसमें हमारे जवान रेस्ट कर रहे थे उस पर फायर किया। इतने में हमने अपनी जो क्विक रिएक्शन टीम थी उसको एक्टिवेट किया ताकि जिस इलाके में ये टेररिस्ट देखे गए थे उस इलाके से ये भाग ना सके। और अगर सामानों की बात करें जो कि इन आतंकवादियों से मिला तो उसमें 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकियों ने जो हमला किया, ये पूरा ऑपरेशन लगभग 6 घंटे चला और इसमें काफी कुछ सेना के हाथ आया। सेना ने सभी 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से 3 AK-47 असॉल्ट राइफल और पाकिस्तान में बनी दवाइयां बरामद हुई। सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तानी थे। मारे गए आतंकियों के पास से खाने का पूरा सामान, मैगजीन और सैटेलाइट फोन समेत तमाम दूसरी चीजें भी बरामद की गई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे और एक बड़े मंसूबे के साथ भारत में घुसे थे। ऐसा लगता था कि ये वो ही लोग थे जो शायद बारामूला के टाइम वहां से निकल के भाग खड़े हुए थे। तो इस तरह से इनका आर्मी कैंप के हमला आना करना, ये बिल्कुल मानना चाहिए कि बिना लोकल सपोर्ट के या लोकल्स की मदद से वहां तक नहीं पहुंचे। तो जी हाँ, आखिर पाकिस्तान क्या ये महज बौखलाहट में ये सब कुछ कर रहा है या पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और भारत किस तरह से पाकिस्तान के इन नापाक इरादों से निपटे, इसलिए ज़रूरी है बहस की और एक नई समझ की जो भारत के अंदर अब पैदा हो रही है। पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अमृत कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका देश की बात में। और बात देश की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त पूरे देश की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान ही है। क्या वजह है कि इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भी पाकिस्तान के आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि अब कुछ और बड़ी रणनीति की जरूरत है पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं जी, तो उनकी तरफ से रिएक्शन तो होना ही था कुछ ना कुछ। और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जिन्होंने पहले इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है जी। और अभी इनको हिदायत ये है कि किसी ना किसी तरह से इंडियन आर्मी की जो टेंशन है उसको डाइवर्ट किया जाए जी, और ताकि वो आगे की कार्रवाई जो अगर हमने करनी है उसके ऊपर हम गौर न कर सके जी। तो ये इनकी कोई ये नहीं है, बौखलाहट इनको टोटल आ रखी है। आइसोलेट ये पाकिस्तान पूरी तरह से हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा नवाज शरीफ की जो डॉन में स्टेटमेंट आ रखी है आज जी, उसके अंदर बहुत क्लियर है। उसने आर्मी को बोला है कि जैश ए मोहम्मद और LET के जो भी उनके मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई किए जाए, नहीं तो हम दुनिया में अलग थलग हो जाएंगे, ग्लोबली आइसोलेट हो जी, बिल्कुल। और तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, जो कि उसका फॉल आउट है या स्पिन ऑफ है हमारी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स गई थी। जी, बिल्कुल। तो चाहे वो बेशक डिनायल मोड में रहते हैं, आपको मालूम है कि पाकिस्तान इज परपेचुअली ऑन द डिनायल मोड, वो तो वो रहता ही है। तो अभी भी वो कर रहे हैं क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। जी, बिल्कुल। अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती तो इस किस्म की बौखलाहट क्यों है, इतनी चिंता क्यों है जी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि JNK के अंदर ये कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, इसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल में है और ये सिर्फ ये है कि वो जो आग का दिया जब बुझता है तो थोड़ा सा भड़कता है। जी, बिल्कुल। तो ये उस स्टेज में हम हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जी, बिल्कुल। और ये कोई देशवासियों को पूरा आश्वासन मिलना चाहिए कि वहां पर
ये जो छुटपुट हरकतें हो भी रही हैं, अगर आप देखेंगे कि शुरू में इन्होंने सरप्राइज कर दिया हमको उरी के अंदर, लेकिन अभी हम लोग सतर्क हैं और भी ज्यादा सतर्क हैं, और जो भी वहां पर इनकी कार्रवाई होगी तो इनको पूरा जवाब मिल रहा है। और यदि हंदवाड़ा की ही मैं बात करूं तो आतंकियों ने गुरुवार सुबह हंदवाड़ा के 30 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने जरा से भी देर नहीं लगाई। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी अक्टूबर का महीना हो गया है। अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में ऊपर जो पासेस हैं उनके ऊपर बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, और वो बर्फ पड़ने से पहले पाकिस्तान का एक पैटर्न रहा है हमेशा, वो हमेशा इन्फिल्ट्रेशन बड़े लार्ज स्केल पे करता है। इसी तरह से हमको ये खबर मिली थी, तभी हमने 5 टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर स्ट्राइक किया है, बिल्कुल, जो सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये सिर्फ जो हमने 5 पे किया है, लेकिन उनके लॉन्च पैड है, जैसे POK के अंदर 39 कैंप्स हैं इनके, जो नॉन कैंप्स हैं, तो वहां से ये लोग इन्फिल्ट्रेशन, इस समय इनका पूरा थ्रस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा लोग भेजे जाएं ताकि वो जो विंटर मंथ्स के अंदर अपनी इंसर्जेंसी को सस्टेन कर सके। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह थी कि एक के बाद एक, उरी के बाद उन्होंने कोशिश, बारामूला हुआ, बारामूला के बाद अब हंदवाड़ा हो रहा है। हंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो जैसे ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेना ने तुरंत ही जवाबी कार्रवाई की और 3 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने मौके से आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफलें बरामद की, और इसके अलावा पाकिस्तान में बनी दवाइयां, खाने पीने का सामान, सब कुछ बरामद किया। और अभी हाल के दिनों की बात यदि हम करें तो इससे पहले 2 अक्टूबर रविवार के दिन भी जम्मू कश्मीर के ही बारामूला में आतंकियों ने 46 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर हमला किया था। 90 मिनट चले इस ऑपरेशन में जवानों ने 2 आतंकी मार गिराए थे। इस ऑपरेशन में BSF का हमारा एक जवान भी शहीद हुआ था। लेकिन इससे ये पता चलता है कि सेना अब ज्यादा सतर्क है, सजग है। जैसा कि आपने बताया कपूर साहब की किस तरह से जब मौसम बदलता है तो ये आतंकी घुसने की कोशिश करते हैं, और पूरे पाकिस्तान की ये कोशिश होती है, पाकिस्तान में जो वैसे लोग हैं जो कि भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनकी ये कोशिश होती है। ऐसे में क्या हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम पहले ही, ये सब कुछ होने के पहले ही हम रोक सकें? क्या इसके लिए आपको लगता है कि सेना को कुछ खास रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, ऐसी बात है, अगर जो जैसी टेरेन है JNK की, वहां पे हम हाथ से हाथ पकड़कर तो कभी डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो ये लोगों को ये ताजुब होता है कि इतनी सेना वहां डिप्लॉयड है फिर भी डिप्लॉयमेंट हो सकती है, उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि अगर आप पहाड़ी इलाके में जाकर एक बार खड़े हुई तो एक रिज लाइन होती है, उसके स्पर्स होते हैं, दोनों स्पर्स के बीच में नाले होते हैं। अभी नाले के अंदर तो जाकर को आप डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकी, आप वहां पर ऑब्स्टिकल जरूर लगाते हैं, लेकिन कोई भी ऑब्स्टिकल अगर फायर और ऑब्जर्वेशन से कवर नहीं होता तो वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे कई जगह होते हैं, वहां पे काफी हमारी सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं, उसको हम फिजिकल पेट्रोलिंग से कवर करते हैं। लेकिन जो भी आतंकवादी है वो कोई ना कोई बीच में से गैप्स ढूंढ लेते हैं और किसी ना किसी वजह से वहां से वो आ जाते हैं। लोकल सपोर्ट के बिना तो आ नहीं सकते। और कई जगह में है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उरी में भी रहा हूं। उरी के अंदर जो गांव है उसमें से लाइन ऑफ कंट्रोल गांव के बीच में से निकलती है, आधा मतलब घर आमने सामने है, तो इस किस्म का वहां पर माहौल है। तो वो आप हमारे काफी जवान चौकन्ने हैं, तो आप देखेंगे कि इससे इतनी ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सके। तो ये नहीं है कि इंडियन आर्मी इसके अंदर कोशिश नहीं कर रही है या सक्षम नहीं है, पूरी तरह इफेक्टिव है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पूरी तरह से डोमिनेटेड है और अंडर सर्वेलेंस है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, और कोई भी लार्ज, हाँ कोई छोटा मोटा तो ये होता रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, कहीं पर भी कोई भी फुल प्रूफ नहीं होता, लेकिन लार्ज स्केल कोई भी एक्शन उनके लिए करना बहुत ही मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, और पूरी एक रिपोर्ट में देखूं, पूरे ग्राफिक्स में अगर आपको बताना चाहूं अपने दर्शकों को, तो हंदवाड़ा को जोड़कर देखा जाए तो महज इस साल में ही सेना पर यह चौथा बड़ा हमला था। इससे पहले 2 जनवरी को पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस पर आतंकियों ने हमला किया था। कश्मीर ही नहीं, वो तमाम सीमा जो कि पाकिस्तान से लगती है, वहां पर आतंकी अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, किसी तरह से वो भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और हमारी सेना सतर्क रहती है, तभी शायद इन आतंकियों को करारा जवाब मिल पाता है। इस हमले में 7 जवान शहीद हुए थे पठानकोट के हमले में, जबकि 4 आतंकियों को हमारी सेना ने मार गिराया था। 18 सितंबर को उरी में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकी हमले में सेना के 19 जवान शहीद हुए थे। इसी हमले के बाद भारतीय सेना ने POK में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया और 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया, और इसमें पाकिस्तान के भी 3 सैनिक मारे गए।
2 अक्टूबर को रात में फिर भी आतंकी बाज नहीं आया और बारामूला में 46 राष्ट्रीय राइफल्स के मुख्यालय पर उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पहले से मुस्तैद जवानों के आगे उनकी एक नहीं चली और सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। और इसके बाद फिर से उन्होंने हंदवाड़ा में ये कायराना कार्रवाई करने की कोशिश की, जिसका पूरा जवाब सेना ने दिया। और इस बीच मैं बातचीत करूं आगे ब्रिगेडियर कपूर से, एक आपको और रिपोर्ट बताऊं जो कि बेहद संजीदा है और बेहद संवेदनशील भी। भारत से बदला लेने की नीयत के चलते पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार है, ये सब हम समझ रहे हैं। और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर हमले की मंशा के लिए करीब 100 आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार करने के फिराक में है। खबर यह भी है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में इसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर ब्रीफ किया और इसके लिए हमारी सेना को तैयार रहना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का भी मानना है। और हमारे सेना अध्यक्ष भी सेना को निर्देश दे चुके हैं कि आतंकी हमलों को नाकाम करने के लिए सेना पूरी तरह से सतर्क और सजग रहे। ब्रिगेडियर कपूर, मेरा फिर से वही सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि मौसम जब बदलता है तो ये आतंकी पूरी कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरह से भारत की सीमा में घुस आए और खासकर उसके लिए कश्मीर के जो टेरेन है वो सबसे मुफीद उनके लिए होता है। जो एक हमने अभी तक जो एक सुरक्षा की एक जो कड़ी बना रखी है, एक नियम बना रखा है सेना की तरफ से, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि अब उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है और कुछ अलग तरीके से भी सुरक्षा हमें करनी पड़ेगी? शायद नहीं, ऑलरेडी हम लोग समय के साथ में बदली करते रहते हैं। थ्रेट एनालिसिस होता है, थ्रेट असेसमेंट होता है, उसके बेसिस के ऊपर प्लान्स बनाई जाती हैं। तो वो हमारी ट्रेनिंग है, वो हमारा काम है, वो हम लगातार करते रहते हैं। और वो सिचुएशन, हम ग्राउंड की सिचुएशन असेस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी जो विंटर मंथ्स से पहले जो सितंबर अक्टूबर के अंदर हमारी जो ज्यादा चौकन्नापन हमारा कश्मीर में हो जाता है, और जैसे ही अभी अक्टूबर एंड में या नवंबर के अंदर बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, तो फिर जो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो जम्मू रीजन के अंदर और इवन IB क्षेत्र के अंदर हमारा हो जाता है, क्योंकि वहां से फिर इन्फिल्ट्रेशन के उनके वहां से करते हैं ये लोग, तो उसको भी हम काउंटर करते हैं। तो इसके लिए हमारी बहुत अच्छी एक कोऑर्डिनेटेड डिफेंस होती है। और उसके बाद में कई लाइंस होती हैं। उसके अंदर ये इतना सिंपल नहीं है, अगर पहली लाइन उसने तार को, पहले हमारी वहां फेंसिंग है जगह जगह पर, कई जगह फेंसिंग टूट जाती है, एवलांचेस आते हैं वहां से, पानी की वजह से या जानवरों की वजह से वो टूट जाती है, तो उसको हम रिपेयर करते रहते हैं। लेकिन वहां से कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेशन कभी ना कभी हो जाती है। अगर वो निकल भी जाता है तो वो दूसरी लाइन के अंदर कहीं फंस जाएगा, मतलब एक फ्री मूवमेंट नहीं उनको मिलती है। जी बिल्कुल, और फ्री एक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद में इनको जहां पर भी ये लोग एक्शन करते हैं वहां पे लोकल सपोर्ट के बिना नहीं कोई कर सकता। और उसके लिए हमें, जो आपने बताया है, उसके लिए हमें ये प्लान अभी होना चाहिए कश्मीर वैली के अंदर कि जहां जहां पर ये आतंकवादी आकर लोकल सपोर्ट लेते हैं और जाकर रहते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी, हम उसको कहते हैं रिसोर्सेज कंट्रोल, और वो हमें करने चाहिए। मेरे को पूरी उम्मीद है, हमारे जनरल हुड्डा साहब हैं वहां पर, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, बहुत ही लायक एंड काबिल अफसर हैं, वो अपने आप कर रहे होंगे, वो सब लोग करते हैं। जी, लेकिन ब्रिगेडियर अमित कपूर, एक और सवाल इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा है कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी और पाकिस्तान खुद भी, नेता भी यहाँ तक कि बौखलाए हुए हैं और किसी तरह से भारत को एक जवाब देना चाहते हैं, तो ऐसे में कश्मीर ही नहीं, वो तमाम क्षेत्र जो पाकिस्तान से सीधे लगते हैं और तमाम सीमाएं जो सीधे पाकिस्तान से लगती हैं, उन सभी जगहों पर खतरा बढ़ा हुआ है। वहां पर किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और वहां पर कितना ध्यान देना चाहिए, या फिर इस मौसम में केवल जो कश्मीर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि हमें इस सक्सेस के बाद में कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें पूरा सतर्क रहना चाहिए और भी ज्यादा हमें प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ऐसी किसी पोजीशन में नहीं है कि कोई भी वो ऑफेंसिव की कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ कर सके, क्योंकि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद में उनकी बौखलाहट है बहुत पाकिस्तान के अंदर, और उनकी जो आर्मी और उनके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके अंदर एक वेज ड्रॉ हो गया है, उनके अंदर काफी डिफरेंसेस हैं। और इस समय जो इनकी सिविलियन गवर्नमेंट है उनके लिए ये प्रॉब्लम है
क्योंकि वो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं आर्मी से, और आर्मी के और उसके टेररिस्ट के बीच में उसमें अंतर हो गया है, उसमें फर्क आ गया है, डिफरेंसेस आ गए हैं। हाँ। तो ये लोग खुद ही उसमें उलझ गए हैं। फिर इन्होंने अपनी तरफ से तो 20 कंट्रीज के अंदर इन्होंने प्रवक्ता भेजे थे और वहां जाके लोगों से सपोर्ट मांगने के लिए। इनको सबसे किसी जगह से सपोर्ट नहीं मिला जी, कहीं से मिला, और ये पूरी तरह से आइसोलेट हो रहे हैं जी। बिल्कुल। और अमेरिका के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है टू डिक्लेयर पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट स्टेट। इवन यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है, ठीक है। बांग्लादेश ने आपको सपोर्ट दी है, नेपाल ने सपोर्ट दी है, श्रीलंका ने दे दिया है, और रशिया ने बोल दिया है कि हम इंडिया कैन अपना सेल्फ डिफेंस के अंदर कुछ भी कोई भी कर सकता है। तो इस तरह के हमें चारों तरफ से हमने इनको आइसोलेट कर दिया है, वो अलग थलग जो पड़ रहा है। और उस वजह से ये लोग घबराए हुए हैं अभी, और ये अपना अंदर का घर संभाल लें उतना ही बहुत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बार बार कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, और फायदा उठाकर इस समय हमें ऑफेंसिव पे जाना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, और ताकि जो ये थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम खत्म कर सकें। इस समय उनको कुचल देना चाहिए। अमृत कपूर, और पाकिस्तान की और क्या स्थिति है इस पर मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगी, लेकिन इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप अगर देश की बात देख रहे हैं तो सीधे ट्वीट के जरिए आप भी भाग ले सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। हम अपने इसी कार्यक्रम में आपके ट्वीट को भी शामिल करेंगे। आप #देश की बात @APN News India पर हमें ट्वीट करें, और आप भी हमें ये बताने की कोशिश करें कि आखिर पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दे भारत, और भारत को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो आप जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो हमें जरूर ट्वीट कर सकते हैं। हमें ट्वीट करें देश की बात #देश की बात @APN News India पर। तो जैसे ब्रिगेडियर कपूर ने अभी बताया, और हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तान जिस तरह से अलग थलग पड़ रहा है वो उसके लिए एक बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है। और ऐसे में ही आतंकी जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भारत को एक जवाब दे सकें। लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो हंगामा मचा है, जिसको लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है, उससे कहीं बुरी स्थिति भारत के अंदर है। सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद तमाम ऐसे नेता उभरने लगे, तमाम ऐसे नेता के बयान आने लगे जिन्होंने ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है या नहीं, उसी पर शक जताया। कुछ ऐसे भी नेता और कुछ ऐसे भी दल आए जिन्होंने ये कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कोई नया नहीं था, ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने भी कर रखा है। लेकिन कांग्रेस भले ही लाख दावा कर रही हो सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की या करने की, उसके शासनकाल के दौरान भी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, ये कांग्रेस का दावा रहा। लेकिन उसके दावों को तत्कालीन DGMO ने भी नकार दिया। यूपीए सरकार के दौरान DGMO रहे लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने कहा कि यूपीए कार्यकाल के दौरान 2013 से 2014 में कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन हुए हैं जिसे बिना किसी तैयारी के अंजाम दिया गया, और इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। पूर्व DGMO विनोद भाटिया ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की तुलना इन ऑपरेशंस के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर होता है। साल 2012 से 2014 तक भारतीय सेना में DGMO रहे जनरल भाटिया ने कहा कि पहले जो स्ट्राइक हुए हैं वो बहुत ही सामान्य स्तर के थे, जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बल्कि वो महज मिलिट्री ऑपरेशंस थे। पूर्व DGMO के इन दावों के बाद अब कांग्रेस के उन दावों पर सवाल उठने लगे हैं जिसमें पार्टी ने कहा था कि यूपीए शासनकाल के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो ये जो दावे हैं, ये इरादे हैं, ब्रिगेडियर कपूर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से DGMO ने कहा है कि पहले नहीं हुआ था, आपने कश्मीर में सर्व किया है और आपने बहुत नज़दीक से इन सब चीज़ों को देखा है, कितने पुख्ता मानूं मैं इस इंफॉर्मेशन को? देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक उन ऑफिसर्स में से हूँ कि मेरे को मौका मिला है कि मैंने एक कंपनी 2IC बटालियन कमांडर ब्रिगेड मैंने JNK में कमांड की है, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर। और मेरे को इनके बारे में जो ये बात कर रहे हैं विनोद भाटिया, ये मेरे एक आर्मी हेडक्वार्टर मेरे साथ कोलीग थे, और जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है और जो नॉर्मल ऑफेंसिव एक्शंस क्या होते हैं।
लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर ये उसका स्टेटस का ये मतलब होता है कि जिसके हिस्से में जो जगह है वो उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। जी बिल्कुल, वो बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो उसके लाइन ऑफ कंट्रोल के वायलेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल वायलेशन, एक होता है फायर से वायलेशन। फायर तो रोज चलता रहता है वहां। जी बिल्कुल, अच्छा, फिजिकल वायलेशन तब होता है जैसे कि कारगिल में हुआ, वो फिजिकल वायलेशन था। वहां पे हमारे विंटर वोकेटेड पोस्ट होते हैं, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं 15-16 हजार के ऊपर, जो कि दोनों की फौजें वहां से विड्रॉ कर जाती है विंटर्स के महीने में, क्योंकि 40-50-60 फुट वहां बर्फ पड़ जाती है। तो वो उन्होंने एक मौका, उन्होंने धोखाधड़ी की हमारे साथ। ये आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है कि विंटर वोकेटेड पोस्ट है, उनको कोई भी दूसरा ऑक्युपाई नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया। परवेज मुशर्रफ ने, उसने वहां पर, क्योंकि वो भी स्पेशल फोर्सेस का आदमी है, उसने वहां जाकर उनको वहां पर बैठा दिया। जी बिल्कुल। तो ऐसी चीज अभी उनको खदेड़ने के लिए, क्योंकि वो काफी लार्ज स्केल पे था, इसलिए वो नेशनल लेवल इवेंट बन गया। अदरवाइज क्या होता है कि आपके छोटे मोटे जगह में अगर आपने थोड़ी सी एक आइसोलेटेड पोस्ट है, तो उसको कोई ऑफेंसिव एक्शन करके वो कभी पाकिस्तान वाले ले लेते हैं, कभी हम जाके ऑफेंसिव एक्शन करके हम उनके पोस्ट ले लेते हैं। लेकिन तो बट वो बड़े लोअर लेवल के ऊपर होते हैं। ऐसे चीजें जो विनोद भाटिया जी ने कहा है कि, और जो कांग्रेस वाले जो क्लेम, मैं किसी उसमें पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो इनके क्लेम है, मेरे को भी, मैं पूरे मतलब इस पूरे पीरियड में मैं भी 40 साल रहा हूं फौज के अंदर, और मेरा भी तजुर्बा रहा है इसके अंदर सारे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। और इस किस्म के जो ये क्लेम कर रहे हैं, इससे पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई। बिल्कुल, ठीक है। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स का मतलब ये होता है कि आपने इन्फिल्ट्रेट किया, लाइटनिंग अटैक किया और एक्सफिल्ट्रेट किया। ठीक है, आप वहां जाके लड़ाई नहीं करते हैं। ये जो ये कह रहे हैं ऑफेंसिव एक्शन हुए हैं, वो होते रहे। ठीक है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर होते हैं, वो बिकॉज उसका स्टेटस है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो वायलेशन नहीं है बॉर्डर का, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो वहां पे दोनों साइड करती रहती है। बिल्कुल, और जिस तरह से छोटे लेवल भी होते हैं जी, और इस तरह की कार्रवाई पहले भी होती रही, और हमेशा भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर आतंकियों को या दुश्मन की सेना को जवाब दिया है। लेकिन इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना के इतिहास में पाकिस्तान के लिए पहली बार किया गया था, इसलिए पाकिस्तान भुगलाया हुआ है। जी बिल्कुल, और वही देख रहे हैं कि जिस किस्म की उसकी हरकत है। जी बिल्कुल, और उसी घबराहट का नतीजा है कि वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से आतंकी संगठनों पर काबू किया जाए, नहीं तो पूरा विश्व हमें अलग कर देगा। और एक डर ये भी है कि जिस तरह से अमेरिका में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए पिटीशन दी गई और इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने हामी भरी है, ऐसे में पाकिस्तान बेहद घबराया हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और घबराहट की वजह यह भी है कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद और भारत द्वारा तमाम सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह रखने के बाद कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है और वहां की आवाम किस तरह से परेशान है आतंकवाद से, और वही आतंकवादी दूसरे देशों को भी कैसे परेशान कर रहे हैं, ये सब कुछ जब रखा गया, तब आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान जो है दुनिया के सामने चाहे जितना भी झूठ बोले, लेकिन वहां के लोग अब ये समझ रहे हैं। नवाज शरीफ आतंकवाद पर चाहे जो बयान दें, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवाद किस तरह से फल फूल रहा है, इसकी तस्दीक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों ने ही कर दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंपों के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा है। स्थानीय लोग पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर पहली बार उतर आए और उन्होंने पाकिस्तानी सरकार और सेना को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि इस पर तुरंत लगाम लगाओ, नहीं तो हम कुछ भी कर उठेंगे। जो ISI की इमाम पर या उनकी जो है ज़ेरे साया छपर छाँव में जो स्कूल चल रहे हैं, उनके बच्चों से यहाँ पे आके जो है वो ज़बरदस्ती मुजाहरे करवाएंगे, और उनका जो सिलेबस है उसके अंदर जो है वो लश्कर तैयबा और दीगर जो ये जमात दावा टाइप की जो जमातें एक ही है, लश्कर तैयबा जमात दावा, इस तरीके की जो जादी तंजीमें हैं उनके वाले से जो है तारीफी मज़ामीन जो है वो डाले गए हैं। और हम ये समझते हैं कि ये एक घिनौनी साजिश है जो रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में
जो पाकिस्तान के ज़रिए इंतज़ाम है, इन बच्चों को जो है एक मखसूस जो है वो दहशतगर्दी की डोज दी जा रही है। जी हाँ, तो धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में, जिसका एक हिस्सा पीओके भी है, वहां पर बच्चों को गोली और बारूद सिखाया जाता है। वहां पर अलिफ बेते और क ख के बजाय वहां उनको ये सिखाया जाता है कि वो कैसे आतंकवादी बने, कैसे बम बांधकर किसी और की जान ले लें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद, कोटली, चिनारी, मीरपुर, गिलगित, दियमेर और नीलम घाटी के निवासियों का ये भी दावा है कि उनके इलाके में आतंकियों के प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही कैंपों की वजह से उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI जबरन यहाँ के युवाओं को, बच्चों को आतंकवाद की आग में धकेल रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि POK को पाकिस्तान ने आतंकवाद का अड्डा बना दिया है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी फौज POK में मानवाधिकारों की लगातार धज्जियां उड़ा रही है। जिस तरह का माहौल बना है, उस माहौल में ये बातें बेहद अहम हैं और पूरे विश्व की नजर इन बातों पर जरूर टिकी है। इंतजामिया को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने दियामर में, गिलगित में, बसीन में, कशरोड में जहाँ कहीं भी नो गो एरियाज बने हुए हैं उनको खत्म नहीं किया, जहाँ कहीं भी दहशतगर्दों के, तालिबान के कैंप बने हुए हैं उनको खत्म नहीं किया, तो फिर हम भी मजबूर होंगे कि इंतहाई इक़दाम करने पर। ये विरोध के सुर हैं, ये विरोध की आवाज है उसके खिलाफ जिसका दर्द भारत पूरे विश्व को बताता रहा है। जो जख्म भारत पूरे विश्व को दिखाता रहा है, वो घाव, वो जख्म अब वहीं के लोग विश्व के सामने रख रहे हैं। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम POK कहते हैं। इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। हम आपको बता दें POK में लोग जिहाद या आतंकी वारदातों में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझने वाले पाकिस्तान ने इन्हें जबरन आतंकवाद की आग में धकेल दिया है। यहाँ के युवाओं को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगातार उठाकर ले जाती है और परेशान करती है। जिस घर का बच्चा इस बात से इनकार करता है कि वो आतंकी नहीं बनना चाहता, उस घर को तबाह कर दिया जाता है, उस बच्चे की जिंदगी को जहन्नुम में बदल दिया जाता है। इसी के खिलाफ POK में आवाज अब उठनी शुरू हो गई है। कुछ आवाजें हमने आपको सुनाई हैं। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि उनके खिलाफ सेना का इस्तेमाल किया जाता है। POK के लोग पड़ोसी के रूप में भारत को अच्छा मानते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद, मीरपुर, नीलम, गिलगित और कोटली जैसे इलाकों में लोगों का गुस्सा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है और लोग भारत के इस कार्रवाई के हामी बन रहे हैं कि भारत किसी भी तरह से उन आतंकी कैंपों को नष्ट करना चाहता है जिन्होंने वहां के लोगों की जिंदगी जहन्नम बना दी है। पाकिस्तान सरकार POK की स्थिति को लेकर भारत पर आरोप लगाती रही है। उसका कहना है कि भारत POK में दखल देता है, लेकिन आज जब वहां के लोग ये सब कुछ बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत क्या करता है ये पूरे विश्व के सामने स्पष्ट हो गया है। बात हम ब्रिगेडियर अमृत कपूर से कर रहे हैं और कपूर साहब, ये जो तस्वीरें आपने देखी है, बहुत एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगी कि क्या जब आप थे वहां पर, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी खबरें आप लोगों को POK की तरफ से भी आती रही थी, क्या वाकई ऐसी स्थिति थी या जिस तरह से अब बातें उठ रही हैं और अचानक ये आउटरीच वहां के लोगों के बीच आया है? देखिए, पहली बात है ये अचानक कोई आउटरीच नहीं आया, ये पहले भी वहां पर काफी अपराइजिंग थी, लेकिन उसको सप्रेस कर दिया गया था। मैं आपको कुछ एक बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 था उसको एब्रोगेट कर दिया गया और उसके अंतर्गत इन लोगों ने वहां पर जो एक्स सर्विसमैन थे और पंजाबी मुसलमान थे वो वहां लाकर उनको रहायश किया और उसकी तरह से वहां की जो डेमोग्राफी है उसको इन्होंने बदलने की कोशिश की और उसी तरह जो आपने पहले बताया है कैसे इन्होंने फोर्स करते थे लोगों को उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अभी कोई ये जो सारी अपराइजिंग हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। ये पहले एक जो सबसे बड़ी हमारी एक गलती थी हमारे देश की कि हम इतने सालों से हमने कभी POK को क्लेम नहीं किया। हम लोग ने एक स्टेटस को मान लिया हुआ था कि लाइन ऑफ कंट्रोल इज
इज इप्सो फैक्टो इज द इंटरनेशनल बॉर्डर जी। सो उस चीज का मतलब अभी तक ये एक्टिवली ये अभी हुआ है 1-2 साल के अंदर हमने पीओके के बारे में बात करनी शुरू की है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, पिछले 10-15 साल से कहता आ रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ से आप लोग इसी के अंदर बॉगडाउन हो जाते हैं कश्मीर के अंदर, आप बोलो कि जो पीओके है वो हमारा इलाका है, ठीक है। अगर वो कहता है हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, हम वहां इंटरफेयर करेंगे क्योंकि हमारा पीओके हमारा कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर ने हमको एक्सीड किया था, ठीक है, ये उसी का हिस्सा है। आप लोगों ने जबरदस्ती उसको कब्जा किया हुआ है। जी बिल्कुल, और उनका दर्द हमारा दर्द है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर कपूर आपका इस कश्मीर के बारे में जो आपने विचार रखे और कश्मीर की जो सच्चाई आपने हमारे सामने रखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान के ही अंदर उन आवाजों की जो पाकिस्तान के दर्द को समझ रहे हैं और वो ये भी जान रहे हैं कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में किस तरह से नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ नेता भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता एतजाज अहसन ने संसद के संयुक्त सत्र में कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स को आज़ादी देने के कारण पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ गया है। एतजाज अहसन ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ सरकार नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक नॉन स्टेट एक्टर्स पर रोक लगाने में पूरी तरह से विफल रही है। ऐसे तत्व इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और कराची में प्रदर्शन और रैली करते हैं और बेरोक टोक भाषण देते हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। एतजाज हसन ने यह कहा कि यही वजह है कि पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ रहा है और पाकिस्तान में आतंकी हावी हो रहे हैं। नेपाल और भूटान भारत का समर्थन करते हैं और अफगानिस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते। एतजाज अहसन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में नवाज शरीफ के भाषण की भी कड़ी निंदा की। यहां नवाज शरीफ से यह सवाल पूछा जाना जरूरी है कि जब उन्हें देश में ही पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है तो किस आधार पर भारत के कश्मीर छीनने की बात करते हैं। पहले आप एतजाज हसन की ये पूरी बात सुनिए। मैं एक चीज पे निशानदेही करना चाहता हूं, जहां हम गलत हैं, जहां हम गलती महसूस करते हैं, अगर हम अपनी गलतियां महसूस करेंगे, उसका एहसास होगा, तो मैं समझता हूं कि आगे रास्ते हमें बेहतर मिल सकते हैं, हम अपने लिए बेहतर रास्ते चुन सकते हैं। तो सार्क कॉन्फ्रेंस में 2 मुस्लिम कंट्रीज, एक अफगानिस्तान, जिनके लिए मैं समझता हूं जिनके लिए पाकिस्तान ने 30 साल से अपनी मेहमानदारी की, जिनके लिए हमने बहुत कुछ नुकसानात उठाए, हमने अपनी इकोनॉमी तबाह की, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, दहशतगर्दी को फेस किया। इन हालात को सामने रखते हुए बांग्लादेश है जो भी हमसे अलग हो गया, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। बाकी दूसरे जो मुल्क हैं उनकी तो अलग बात है कि वो नहीं आए। ये क्यों हुआ? तनकीद तो हुई, बात तो हुई, मगर जो चेहरे का तनाव होता है ना मिस्टर स्पीकर, तनाव होता है, बात करने का स्टाइल होता है। मियां साहब अब इस उम्र में वो जज्बात कहां से लाएंगे? नेचुरली उम्र के हिसाब से अब हम में वो बात नहीं है जो जोश में बचपन में जोश था, जो मियां साहब 35-30 के होंगे या 40 के होंगे, 55-50 के होंगे, वो जोश था। तो आज वो जोश नहीं होगा नेचुरली। जी हाँ, और ये बात पाकिस्तान के संसद में कही गई है, इसलिए बेहद अहम है। और यही नहीं, गली गली, सड़क सड़क, मीडिया हो या फिर कोई भी मंच, पाकिस्तान के बुद्धिजीवी जो पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान के मास लीडर जो पाकिस्तान के दर्द को समझते हैं, वो लगातार नवाज शरीफ को और पाकिस्तान के लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि किसी भी हाल में इस भुलावे में मत रहो कि भारत से तुम आगे निकल जाओगे। पाकिस्तान के लिए मुश्किल दरअसल ये भी है कि कहने को तो वो लोकतांत्रिक देश है जहां सरकार के हाथ में सत्ता की कमान है, लेकिन असलियत ये है कि पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से ही सेना सरकार पर हावी रही है और सत्ता की असल चाबी उसी के पास रहती है। पाकिस्तान का इतिहास भी इसकी गवाही देता नजर आता है। पाकिस्तान में कई बार सरकारों का तख्ता पलट हो चुका है और हर बार इस काम में सेना सबसे आगे रही। पाकिस्तान में चुनी सरकार को गिराकर सैन्य शासन स्थापित करना या सेना प्रमुखों का सर्वोच्च पदों पर बैठ जाना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में सेना इस कदर हावी है कि नवाज शरीफ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और यही कारण है कि भारत से रिश्ते को लेकर नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहिल शरीफ अलग अलग दिशा में दौड़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की राह में सबसे बड़ी बाधा बन गई है।
और इसके अलावा तमाम, जैसा कि हम कह रहे हैं कि वो आवाज़ें उठती हैं जो समझाने की अभी भी कोशिश कर रही है पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के नेताओं को कि ऐसा मत करो। आपको हम बताते हैं कि पाकिस्तान में सेना का वर्चस्व क्यों है, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में सेना ही देश चलाती है। जैसा कि हमने आपको बताया, देश के बड़े बड़े उद्योग सेना चला रही है। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जहां की सेना खीर बनाती है। पाकिस्तान में सेना करीब 20 अरब डॉलर्स यानी करीब 1,33,000 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। पाकिस्तानी सेना के पास जो व्यापारिक संपत्तियां हैं उनकी कीमत करीब 67,000 करोड़ रुपए के आसपास है। पाकिस्तानी सेना के कुल, अगर जीडीपी की हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी सेना जो है इसमें एक लंबा बड़ा हिस्सा रखती है। 7% पर सेना का कब्जा है। पाकिस्तान की सेना के पास पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन है, जो पाकिस्तान की कुल जमीन का 12% है। पाकिस्तान की सेना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी चलाती है और सीमेंट भी बेचती है। पाकिस्तान की कई बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों के मालिक भी वहां की सेना ही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना अस्कारी बैंक के नाम से एक प्राइवेट बैंक भी चलाती है और ये बैंक पाकिस्तान के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट खुद चलाती है। आपको ये जानकर हैरानी हो जाएगी, पाकिस्तानी सेना कॉर्नफ्लेक्स, अनाज, आटा, शहद, चॉकलेट, कस्टर्ड पाउडर और रेडीमेड खीर भी बनाती है। पाकिस्तान की सेना के अलग अलग प्रोजेक्ट चलाने के लिए 5 फाउंडेशंस बनाए गए हैं, जिनके नाम है फौजी फाउंडेशन, शहीद फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इन सभी संस्थानों की कमान पाकिस्तान के सैन्य अफसरों के हाथ में होती है और ये सारे अफसर इन संस्थाओं में खूब पैसा कमाते हैं। सेना के अधिकारियों को कौड़ियों के भाव जमीनें दे दी जाती हैं और इन जमीनों को वहां के सैन्य ऑफिसर मार्केट रेट पर बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। पाकिस्तान में सेना कई कंपनियां चलाती है जिनके ऊंचे पदों पर पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स काबिज हैं। यानी पाकिस्तान में सेना अपना खुद का एक पूरा सिस्टम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सेना फिर सत्ता में क्यों नहीं काबिज हो जाती। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि इतनी मजबूत सेना जो कि नवाज शरीफ पर सीधे दबाव बनाए हुए है, जो वहां की राजनीति पर सीधे दबाव बनाए हुए है, वो आखिर सत्ता से दूर क्यों है। दरअसल साल 2010 में अमेरिका ने केरी लुगर नाम का एक बिल पास किया था। इस बिल के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को हर साल 10,000 करोड़ रुपए देता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान सिर्फ अपने नागरिकों के लिए कर सकता है। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है और सत्ता सेना के हाथ में आ जाती है तो अमेरिका पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोक देगा। इस बिल के तहत पाकिस्तान को यह रकम आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर ही मिल सकती है। इसी वजह से सेना जो है परोक्ष रूप से सत्ता चला रही है और सामने नहीं आ रही है ताकि वो 10,000 करोड़ की वित्तीय मदद रुके नहीं। और अब एक बार जब सेना की बात हुई है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की भी हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर यदि हम नजर डालें तो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की बागडोर ऐसे वक्त में संभाली जब देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में भुगतान संतुलन की स्थिति बेहद संजीदा हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार सिकुड़ता जा रहा है और रोजगार के अवसर सिमटते ही जा रहे हैं। देश एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। विकास और निवेश कम बने हुए हैं और रोजगार के नए अवसरों के अभाव का अर्थ है कि अधिक से अधिक संख्या में शिक्षित युवाओं को काम नहीं मिल सकेगा और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आतंकवादी संगठन अपनी ओर खींच रहे हैं। बिजली कटौती के चलते मजदूरों को भी घंटों खाली बैठना पड़ता है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति जनित मंदी का सामना कर रही है। यह स्थिति लंबे समय तक आर्थिक मंदी के बाद कीमतों में तेजी से आए उछाल के कारण पैदा होती है। इससे धनी और साधन संपन्न लोग पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी बुरी तरह से पिस जाता है और प्रभावित होता है। और पाकिस्तान की यही स्थिति है। और अगर पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो पाकिस्तान के पर कैपिटा इनकम इस वक्त 4,000 से भी कम है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वहां के लोग कितने गरीब हैं।
और पाकिस्तान की इन तमाम स्थितियों को देखते हुए जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों की चिंता जरूर बढ़ती होगी, खासकर उन बुद्धिजीवियों की जो कि समझते हैं कि पाकिस्तान का दर्द क्या है। लेकिन नवाज शरीफ इस बात को क्यों नहीं समझते, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हालांकि शायद उनका दिल इस बात को जानता है कि पाकिस्तान अब कैसे अलग थलग पड़ रहा है। जो पाकिस्तान कल तक भारत पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, 1 मिनट में भारत को तबाह करने का ख्वाब पाले बैठा था, उसे भारतीय सेना के एक सर्जिकल स्ट्राइक ने हैरान और परेशान कैसे कर दिया है, ये सब कुछ सामने है। आलम यह है कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहिल शरीफ भी अब आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान भले ही कितना भी दावा करे कि विश्व में इसकी छवि एक बेहतर राष्ट्र के रूप में है, लेकिन ये सारी सच्चाइयां हमने आपको दिखाई कि पाकिस्तान की असल स्थिति क्या है। इस ऐसे हालात में दिन ब दिन देखा जाए तो दोनों ही शरीफ एक दूसरे के साथ शराफत नहीं दिखा रहे हैं और प्रतिदिन स्थिति खराब हो रही है। नवाज शरीफ को लगने लगा है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान वैश्विक बिरादरी में तेजी से अलग थलग हो रहा है। और इसके अलावा नवाज शरीफ भारत से जिस कश्मीर को लेने की बात कर रहे हैं, जिस कश्मीर को मुद्दा बनाकर पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा है, उस कश्मीर को लेकर खुद पाकिस्तान में लोग एक मत नहीं है, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। और हो भी कैसे, कम से कम वो लोग तो नहीं हो सकते जो पाकिस्तान का दर्द समझते हैं। पाकिस्तान के जाने माने लेखक और समाज सेवक हसन निसार के मुताबिक जो मुल्क बांग्लादेश को नहीं संभाल पाया, जिस देश में बलूचिस्तान और पीओके को लेकर बवाल मचा है, वहां कश्मीर पर बात करना ही बेईमानी है। कश्मीर का छोड़ दें पीछा। यार मैं देखो, आप ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, ईस्ट पाकिस्तान आपके पास था ना, कश्मीर तो लेना है, किससे लेना है, कैसे लेना है, एम खाम खा हवा में तलवारें चला रहे हो। वो जो था तुम तो उसे नहीं संभाल सके। 25 साल से कम अरसे में फारिग हो गया, वो बांग्लादेश है, अब आपसे बेहतर है। उनका जो है उसको क्या कहते हैं, उनकी करेंसी को टाका, वो रुपए से बेहतर है डॉलर के मुकाबले में। उनकी एक्सपोर्ट देखें, आबादी उन्होंने कंट्रोल कर ली, वो आपसे बेहतर है। आपसे जान छुड़ा के वो आपसे ज्यादा मुतमव्वल है। यहां से सरमाया वहां जा रहा है, आप तो वो नहीं संभाल सके। किस मुंह से बात करते हो, कश्मीर लेना है, क्या करना है लेके? लेकिन आपसे कराची नहीं संभाला जा रहा, आपसे बलोचिस्तान नहीं संभल रहा। होश करेंगे लोग। जी हाँ, ये बातें हम नहीं कह रहे, ये वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के दर्द को समझते हैं, जो पाकिस्तान के लिए जीते हैं, पाकिस्तान के लिए मरते हैं। उनका ये मानना है कि कश्मीर की जो रट है पाकिस्तान की, दरअसल वो एक झूठ है, वो एक ऐसा सच बनाने की कोशिश है जिसके पीछे पाकिस्तान का दर्द किसी को दिखाया नहीं जा रहा है। भारत से युद्ध लड़ने की बात करने वाले पाकिस्तान की अंदरूनी हालत कैसी है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। और ये आपके लिए जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप ये समझ सके कि जो नापाक पाक आपकी ओर आंखें उठा रहा है, आपके देश की ओर आंखें उठा रहा है, वो किस हाल में है। पाकिस्तान की संसद में महिला सदस्य रही फौजिया एजाज खान की ये रुला देने वाला बयान आपको बताने के लिए काफी है कि एटमी ताकत बनने का दावा रखने वाला पाकिस्तान अंदर से कितना खोखला है। एक कैंसर हमारे अंदर उबल रहा है, एक आतिशफिशा है नफरतों का, जो मैं नहीं समझती कि ये खत्म होगा जब तक यू इन योर चेयर डज नॉट स्टॉप दिस। इट्स योर ड्यूटी टू स्टॉप हेट्रेड, इट्स योर ड्यूटी इन द चेयर देयर टू लेट पीपल नॉट टॉक evil, ill or bad about anybody. We are one nation, we are one people, we have to love each other, we are Pakistanis. मैं इतनी देर से ये बातें सुन रही हूँ और ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही कि मैं पाकिस्तानी हूँ। What are you going to do about it? नफरतें 60 साल की नफरतें। I cannot take this anymore. समझे ना, ये मुल्क को आप क्या दिया इन लोगों ने? आटा दिया, तेल दिया। जी हाँ, आटा नहीं दिया, तेल नहीं दिया, दी तो बस नफरत। ये कहना था इन सांसद का। और साथ ही पाकिस्तान में जन्मे और अब कनाडा में रहने वाले लेखक तारिक फतेह ने भी पाकिस्तान की खिंचाई करते हुए जिस तरह का सच आपके सामने रखा और जो ये माना कि पाकिस्तान की सरकार सबसे बड़ा दुश्मन है अपनी आवाम की, ये देखिए। पाकिस्तान आर्मी हैज कमिटेड वॉर क्राइम्स इन कश्मीर। अब देखिए, एक अपने सोल्जर्स को सिविलियन यूनिफॉर्म में पटके सर पे पहनाकर हिंदुस्तान के 2 फौजियों के गले काट के सर वापस ले आना इज अ वॉर क्राइम एंड दे विल हैव टू पे फॉर इट। और हर वो शख्स जो इस वक्त अपनी पेट्रियोटिज्म में एंटी इंडिया नारे लगा रहा है,
उसने कुछ नहीं सीखा 70 साल में। जहालत उसके खून में है, वो चाहे स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हो, या इमरान खान हो या ताहिरुल कादरी हो। अगर आपने, खैर ताहिरुल कादरी हिंदुस्तान दुश्मनी की बात नहीं करते, ये आप इनको क्रेडिट देना चाहिए कि ये इंडिया भी जाके सेंसिबल बातें करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा। उधर 1957 से 1965 तक पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख रहे असगर खान ने 2011 में पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साफ तौर पर माना था कि हर बार पाकिस्तान ने ही भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा और हर युद्ध में पाकिस्तानी सेना हार गई। असगर खान ने अपने इस इंटरव्यू में यह भी माना था कि भारत कभी पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं बनना चाहता। हमारी पॉलिसी इंडिया के लिए हमेशा गलत रही है। इंडिया से मैं समझता हूँ कोई खतरा नहीं। हमने 4 जंगें लड़ी, उनसे सब हमने शुरू की है, उन्होंने कोई जंग नहीं किया। अच्छा, हमने शुरू की। हमने किया पहली जंग तो 1947 में जब पाकिस्तान बना, खान अब्दुल कयूम खान था चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर का, उसके कहने पर, उसके मशवरे पर, उसकी इमा पर, उसकी वजह से ज्यादातर ये लश्कर भेजने शुरू कर दिए कश्मीर में। ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम परेशान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते। अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना सब कुछ सच आपके सामने है। ऐसा एक और सच हम आपके सामने रखते हैं कि इन तमाम गरीबी जहालत के बीच भी जो वहाँ के नेता हैं वो किस शान से रखते हैं। जो नवाज शरीफ हैं, जो लगातार कश्मीर से लड़ने की बात कर रहे हैं, हालांकि आज उनके सुर जरूर कम हो गए और सच्चाई उनके सामने आ चुकी है, और जिस तरह से उनका संसद में भी विरोध हुआ, जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ को अब बुद्धि आ रही होगी। लेकिन नवाज शरीफ कम शौकीन नहीं है, घड़ियों का शौक उनका आज भी बरकरार है। वो हैरी विंस्टन के 10,58,000 रुपए कीमत की लग्जरी घड़ी कलाई पर बांधते हैं, जिसकी पाकिस्तान की कीमत करीब, अगर पाकिस्तानी रुपए में देखें तो करीब 16,68,000 पाकिस्तानी करेंसी होगी। नवाज शरीफ के पास घोषित 1 अरब 40 करोड़ रुपए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान का बैंक बैलेंस 3.5 अरब रुपए है। इमरान का प्ले बॉय इमेज के बारे में कौन नहीं जानता। देश विदेश की महिलाओं से उनके रिश्ते रहे हैं और ब्रिटिश महिला जेमिमा से उन्होंने निकाह किया और उसके बाद उन्होंने रेहम से शादी की और अब उनकी तीसरी शादी की खबर भी आ चुकी है। और उस अगर बात जरदारी करें तो जरदारी वहाँ और बिलावल भुट्टो जैसे जो वहाँ के नेता हैं वो महंगी चीज़ों के शौकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो पार्टी के देने और पार्टी करने के शौकीन हैं। और जरदारी की हम जहाँ तक बात करें तो आसिफ अली जरदारी के पास एक ऐसा लाहौर में एक ऐसा बंगला है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बनाया गया है, यानी कि इस बंगले पर गोली और बारूद का कोई भी असर नहीं होगा। साथ ही साथ इस बंगले में हवाई पट्टी तैयार की गई और ये सब कुछ जनता के पैसे से हुआ था। परवेज मुशर्रफ की अगर हम बात करें तो परवेज मुशर्रफ ही गाने और डांस और पार्टियों के शौकीन रहे हैं और उनकी आप जो आय है, उनके पास जो पैसा है वो अब आपके सामने है। तो पाकिस्तान का पूरा सच हमने आपके सामने रखा और आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर जो पाकिस्तान भारत की ओर नजरें उठा रहा है उस पाकिस्तान की अंदरूनी हालत कितनी बिगड़ी हुई है। लेकिन इन भारत और पाकिस्तान के बीच एक और बड़ी समस्या है जो चीन की है और एपीएन की जो मुहिम है चाइना को ना, ये मुहिम अब और आगे बढ़ रही है। हम आपको एक एक करके चीनी सामानों का पूरा सच आपके सामने रख रहे हैं और इस मुहिम में देश के लिए हमारी देश की जनता हमारे साथ खड़ी हो गई है। समय आ गया है कि हम सब देश के लिए एक बार फिर से खड़े हों और देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दें। ये जिम्मेदारी हम सबकी है, आपकी है, हमारी है। देशभक्ति के इसी जज्बे को सलाम करता है एपीएन और हम आपको आज दिखाते हैं कि चीनी चॉकलेट कैसे हमारे बच्चों के लिए जहर की तरह काम कर रहे हैं। चीनी वस्तुओं के विरोध का एपीएन का ये मुहिम अब सोशल मीडिया पर छा गया है, बल्कि आम जनता भी अब मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करती हुई दिख रही है। भारत में सबसे ज्यादा बिक्री चीनी के चीजों की होती है, चीनी चीजों की, लेकिन चीन का पाकिस्तान को खुला समर्थन जो मिला है उससे देशवासी, भारतीय देशवासी, भारत के लोग काफी नाराज हैं। एपीएन ने भी चीन के सामानों का जो बहिष्कार को लेकर जो मुहिम शुरू की है वो अब जगह जगह रंग दिखा रही है। चीनी सामान नहीं खरीदने के देश में नारे लग रहे हैं और इस मुहिम में अब स्कूल के बच्चे भी जुड़ चुके हैं, यहां तक कि अपने प्यारे चॉकलेट को भी वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुंबई के
SMPT स्कूल के बच्चे सिर्फ इंडियन चॉकलेट्स खाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी को भारतीय खान पान का सेवन करना चाहिए, ऐसा भी संदेश देते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। SMPT स्कूल के तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल्स इस APN की इस मुहिम में शामिल हैं। मुझे इंडिया का चॉकलेट बहुत पसंद है और चाइनीज का नहीं, बिकॉज वहाँ पर कुछ उसमें वो सब कुछ मिला के देते हैं ये सब। नो टू चाइना। नो चाइना? नो। क्यों नहीं खाना चाहते? क्योंकि वो अच्छे नहीं रहते हैं, इसीलिए। छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए चॉकलेट सबसे प्यारा होता है, लेकिन वो भी अब मेड इन चाइना चॉकलेट्स नहीं खाएंगे। और क्यों नहीं खाएंगे ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। यदि आपका बच्चा भी चाइनीज चॉकलेट खाता है तो उसे तुरंत रोके, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चीन के बने तमाम चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। चीनी चॉकलेट्स में अधिक मात्रा में मेलामाइन होता है, जो एक तरह का प्लास्टिक है जो आपके बच्चे के लीवर, किडनी और गले को बुरी तरह से डैमेज कर सकता है, खराब कर सकता है। वो लोग प्लास्टिक राइस बनाते हैं, प्लास्टिक राइस नूडल्स बनाते हैं, जो हमारे किडनी और लीवर और सब डैमेज करते हैं। तो वो मेलामाइन इज़ ऑल्सो लाइक अ प्लास्टिक। तो वो प्लास्टिक का मिल्क में यूज़ करके जब चॉकलेट्स बनाते हैं तो हमारे शरीर को डैमेज बहुत होता है, पूरा सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि लीवर इज़ द लार्जेस्ट फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। तो वो लीवर में डाइजेस्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की यूपी में 25 दिनों की किसान यात्रा खत्म हो गई। इस यात्रा के दौरान राहुल ने यूपी की 403 विधानसभा क्षेत्रों से 225 क्षेत्रों का दौरा किया और 42 जिलों के 55 लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने न केवल राजनीतिक सभाएं की, बल्कि वे धार्मिक स्थल पर भी जाने से नहीं चूके। यूपी में अपनी 2500 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राहुल गांधी 14 मंदिर, 3 मस्जिद, 6 दरगाह, 3 गुरुद्वारे और एक गिरजाघर गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी की खाट सभा और अन्य मुद्दों के साथ ही धार्मिक यात्रा पर भी उनका पूरा फोकस था। मंदिर में जाने के पीछे वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस अपने ऊपर लगे हिंदू विरोधी तमगे को हटाने की पूरी कोशिश करती रही। इस यात्रा के दौरान 2014 में पार्टी की बेहतरी पर दी गई अपनी रिपोर्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता AK एंटनी ने हिंदू विरोधी टैग खत्म करने की पार्टी को सलाह दी थी और इस सलाह पर शायद इस बार काम किया गया। राहुल गांधी ने 6 सितंबर को अपनी किसान यात्रा देवरिया से दूधनाथ मंदिर से शुरू की थी और 4 सप्ताह में राहुल कई छोटे बड़े धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हुए, जिसमें कि मथुरा द्वारकाधीश मंदिर, अयोध्या का हनुमानगढ़ी, मिर्जापुर की विंध्यवासिनी देवी, चित्रकूट का कामतानाथ मंदिर और बरेली का गोपेश्वरनाथ मंदिर भी शामिल है। इसके साथ ही राहुल गांधी इलाहाबाद और मुरादाबाद की जामा मस्जिद भी गए। वहीं अंबेडकर नगर में की छोछा शरीफ दरगाह, लखनऊ और देवबंद में मुस्लिम लर्निंग सेंटर, नदवातुल उलेमा भी गए और लखनऊ, कानपुर और बरेली के गुरुद्वारे में भी राहुल माथा टेकने पहुंचे। और राहुल की खाट लूटने के लिए भी जानी गई और कल अब राहुल गांधी शायद बैठेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। उधर अब एक अच्छी खबर हम आपको दे देते हैं। भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-18 की गुरुवार को कामयाब लॉन्चिंग की गई। इसे फ्रेंच गुयाना के कोरू स्पेस पोर्ट से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। यह सैटेलाइट भारत के लिए 15 साल तक दूर संचार सेवाओं में मदद करेगा। GSAT-18 बुधवार को ही छोड़ा जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्रक्षेपण 24 घंटे टाल दिया गया। GSAT-18 को इसरो ने तैयार किया है और फिलहाल इसरो के 14 सैटेलाइट दूर संचार सेवाओं में लगे हुए हैं। GSAT-18 इसे और मजबूती देगा। GSAT-18 का कुल वजन 3404 किलोग्राम है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया गया इसरो का ये 20वां सैटेलाइट है। बात करें BCCI की तो BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सिर पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। अब कोर्ट ने सीधे सीधे ये पूछा है कि बोर्ड यह बताए कि वह लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू कर सकता है या नहीं। लोढ़ा समिति की ज्यादातर सिफारिशें न लागू करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में एमिकस क्यूरी यानी कोच मित्र ने BCCI के प्रशासनिक प्रमुखों को हटाने का सुझाव दिया है। कोर्ट के आदेश पर BCCI ने कहा कि वो कल तक निर्देश लेकर नहीं आ पाएंगे। इस पर कोर्ट ने कहा तो ठीक है, हम आदेश पारित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर पर भी सीधे तौर पर सवाल उठाया और कहा कि कोर्ट ने पूछा कि अनुराग ठाकुर क्रिकेटर हैं। कोर्ट ने कहा कि BCCI को कथनी से नहीं बल्कि करनी से कोर्ट का सम्मान दिखना चाहिए।
उधर पाकिस्तानी आर्मी और वहां के पुलिस को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। देश की बात के अंतिम संभर में हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान अजीबोगरीब गलतियां करते नजर आ रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना और वहां के पुलिस का खूब मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पर। अब चलते चलते आज के इतिहास की बात कर लें। 1927 में आज ही के दिन डायलॉग और बैकग्राउंड संगीत से सजी पहली फीचर फिल्म द जैज सिंगर रिलीज हुई थी। 1973 में इसी दिन इजराइल के ऊपर मिस्र और सीरिया के फौजों ने दो तरफा हमला शुरू कर दिया था। 2007 में परवेज मुशर्रफ एक तरफा जीत के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित हुए थे 5 अक्टूबर के दिन ही, और 5 अक्टूबर के दिन ही भारतीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का भी जन्मदिन था। और अब हम देश की बात के सफ़र के अंतिम पड़ाव पर है, और जाने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम वो संगीत, वो गीत आपके सामने लेकर आए हैं जिसको लाजिम है कि हम देखेंगे। वो दिन है जिसका वादा है, जिसे पाकिस्तान की हकीकत जिसमें बयान है। ये लाइनें 1979 में लिखी गई थी। फैज को जिया उल हक की तानाशाही और पाकिस्तान के ज़बरदस्त इस्लामीकरण रास नहीं आया था। ये वही गीत है जो फैज़ अहमद फैज ने पाकिस्तान की स्थिति पर लिखा था। ये गीत इस वक्त सुनाना आपके लिए आपको सुनाना लाजिम इसलिए है कि पाकिस्तान की जो स्थिति तब थी शायद वही स्थिति अब है, और तब जो जनता कहना चाहती थी शायद वही जनता अब भी कहना चाहती है कि हम देखेंगे। जिया उल हक की यदि हम बात करें और फैज़ अहमद फैज की बात करें तो फैज़ अहमद फैज को जिया उल हक बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज को पसंद किया जा रहा था, जिया उल हक उसे नहीं पसंद कर रहे थे। पाकिस्तान में पसंद किए जाने वाले पहनावे साड़ी को भी जिया उल हक ने हिंदुओं का पहनावा मानकर बैन कर दिया था, जिसे बिल्कुल फैज़ अहमद फैज ने नहीं पसंद किया था, और इसके खिलाफ तमाम और चीज़ों के खिलाफ उन्होंने ये गाना लिखा था। और इस तरन्नुम को गायिका इकबाल बानो ने 50,000 की भीड़ में साड़ी पहनकर गाया था और इसे आवाम का गीत बना दिया था। इसी आवाम के गीत के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ, लेकिन जाते जाते ये भी बता दूँ कि फैज़ अहमद फैज और भारत का क्या रिश्ता है। फैज़ अहमद फैज वही लेखक हैं जिन्होंने लाहौर में सैंडर्स की हत्या को अपनी आंखों से देखा था, जिन्होंने भगत सिंह को अपनी आंखों से देखा था, और तभी से अपने हॉस्टल की छत पर टहलते हुए अचानक ही इस ऐतिहासिक पल के वे साक्षी बने थे, और भगत सिंह फैज़ अहमद फैज के दिल में आजीवन बस गए थे, और उनकी गीतों में, उनकी कविताओं में ये बात साबित होती रहती है। तो चलिए फैज़ अहमद फैज के इस गीत का आप आनंद उठाइए और इस गीत के माध्यम से पाकिस्तान की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाजिम है कि हम भी देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महफूज